नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोपर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर 16 भगवत गीता पढ़ रहे हैं और आज 34वां सेशन है, 34th सेशन। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में बात की थी स्वाध्याय, ज्ञान योग या ज्ञान योग अवस्थिति, विहि, शौचम, ये 4 क्वालिटीज नींव रखती हैं और उसके ऊपर आर्जवम या ईमानदारी, तपह, तेज, त्याग और अलोभ की इमारत जब खड़ी होती है तब अभयम स्थापित होता है। अब हम उन्हीं दैवीय गुणों में आगे चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर 16 में भगवान डिवाइन क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसमें से हमने कल लास्ट सेशन में 10 डिवाइन क्वालिटीज पे हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा शुरू करने वाले हैं 11वीं डिवाइन क्वालिटी से। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो कौन से ट्रेट्स होने चाहिए जिनसे वो अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वो कौन से ट्रेट्स होने चाहिए किसी भी व्यक्ति में। आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो 10 हम बात कर चुके थे, आज 11वें से शुरू करेंगे। 11th क्वालिटी ऑफ अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सनालिटी, वो 11वीं क्वालिटी जो हमें अपने व्यक्तित्व में इनकलकेट करनी चाहिए ताकि हम हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दमह, ये क्वालिटी है दमह, आत्म संयम, दमन करना। दमन अपने अंदर की इच्छाओं को नियमित करना, उन्हें, इसको सेंस कंट्रोल भी कहा जाता है। आत्म संयम या दमह, इन 5 सेंसेस को सही एक्सपोजर देना। अर्थ आंख वो देखे जो हमें लक्ष्य की तरफ ले जाए। एक कृष्ण गोपाल तिवारी हुए हैं आईएएस, वो दृष्टिबाधित हैं, कलेक्टर हैं एक जिले में। जब उनसे इनडायरेक्टली ये पूछा गया कि आप तो देख ही नहीं सकते, जिले का विकास कैसे करें, तो उन्होंने इतना खूबसूरत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यह सच है कि मेरे पास दृष्टि नहीं है, पर मेरे पास विकास का दृष्टिकोण है। और बिना दृष्टि के नेता चल जाएगा, पर बिना दृष्टिकोण के विध्वंस है। आंखों से हम वो देखें जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ाए। जो भी आपका लक्ष्य है, ये निश्चित करें कि जो मैं देख रहा हूं, जिस भी चीज से मुझे रोजमर्रा में एक्सपोजर हो रहा है, क्या वो चीज मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जाती है। कान वो सुने जो लक्ष्य की तरफ ले जाए, यह है आत्मसंयम। वही सुनो जो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ लेके जाता है। एक सरकारी गाड़ी के ड्राइवर ने बड़ी रैश गाड़ी चलाई और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ड्राइवर की बस को कट मारा। अब जैसे उसने कट मारा, बस के ड्राइवर को एकदम से ब्रेक लगाना पड़ा और वो जो ड्राइवर था सरकारी गाड़ी का, वो कुछ अपशब्द बोलते हुए भी निकला। एक तो गलती उसी की थी, अपशब्द भी उसने बोले और इसको ब्रेक लगाने पड़े, अन्यथा एक्सीडेंट हो जाता। ये हमारे सामने की घटना है। पता नहीं हमारा मन क्या हुआ, ये दिल्ली की घटना है। हम उस ड्राइवर के पास गए और हमने उससे पूछा कि अभी हमने देखा कि एक सरकारी गाड़ी के ड्राइवर ने तुम्हें गलत कट मारा, रॉन्ग साइड उसने चलाई, अपशब्द भी बोल के गया, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आया, तुम्हें एकदम से ब्रेक लगाने पड़े। इतना सुंदर उस उत्तर दिया उस ड्राइवर ने। उसने हमें कहा, हमने पूछा तुम्हें गुस्सा नहीं आया उसके अपशब्द सुन के? उसने गलत तुम्हारा रास्ता काटा, रॉन्ग गाड़ी चलाई। उसने बोला, क्या साहब, ऐसे तो दिन भर में 10 लोग मेरा रास्ता काटते हैं। अगर हर व्यक्ति जो मेरा रास्ता काटे, मैं रुक कर उस पर नाराज होना शुरू कर दूं और रिएक्ट करना शुरू कर दूं, तो मैं वहां तब तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा जहां जाने के लिए मैं निकला हूं। पर हम में से कई लोग ये गलती करते हैं, हर चीज के लिए रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ भी बोला तो मुझे रेस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की ओपिनियन को वो
एंटरटेन करते हैं। इससे उनकी अधिकतर ऊर्जाएं खुद को समझाने में, दूसरों को एक्सप्लेन करने में खर्च हो जाती है। कान से बस वो सुने जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है, मुंह से वो बोले जो लक्ष्य की तरफ ले जाता हो। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसे शब्द आप बोलिए, यूज यूज सच ए लैंग्वेज जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ लेके जाती है। जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोले तो आप सोचिए खुद से कि क्या ये मेरा जो मैं कह रहा हूं, इज इट इन लाइन विथ माय ऑब्जेक्टिव। नाक वैसी प्रकृति में श्वास लें जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाए। नाक या त्वचा दोनों ही ऐसे माहौल में रहें जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाए। सत्संग करें, आपको जो भी लक्ष्य आपका है उस अनुरूप लोगों में रहना शुरू कीजिए। कहा जाता है कि अगर आपको ईगल बनना है तो कबूतरों के बीच में बैठना बंद कर दीजिए, ठीक, तो ही आप ईगल बनेंगे। हमें याद आता है एक बहुत सीनियर ऑफिसर था, बहुत सीनियर तो क्या, अच्छी सीनियर सर्विसेज में था। तो हमारी उससे चर्चा होती थी तो बोलता था, सर जब मैं स्कूल में था तो मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता, तो मुझे लगता था यार मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं तो ज्यादा पढ़ता नहीं हूं तो भी फर्स्ट आ जाता हूं। और मुझे बड़ा गर्व होता था खुद पे, देखो बिना पढ़े मैं इतना अच्छा कर रहा हूं। एक दिन मुझे ये बात समझ में आई कि हमारी जो क्लास है उसमें 6 सेक्शन है। मैं सेक्शन सी में था और सेक्शन सी डफर लोगों का ही सेक्शन बनाया गया था। तो मुझे पता लगा कि जो बेस्ट लोगों का सेक्शन है वो सेक्शन एफ है। और फिर मैंने मेरा सेक्शन ट्रांसफर किया, तब मुझे समझ में आया अच्छा इसलिए मैं बिना मेहनत के टॉप कर लेता हूं, मैं पता नहीं खुद को क्या समझ रहा था। एंड देन उसने बड़े पते की बात कही। उसने कहा सर मुझे लगा व्हेन यू आर बेस्ट इन द क्लास यू आर इन द रॉन्ग क्लास। जब आप अपनी क्लास में बेस्ट हो तो मानिए आप गलत क्लास में हो। आत्म संयम बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ भी आपको बड़ा करना है, पांचों इंद्रियों पे संयम करना जरूरी है। वहीं से आपका टाइम सेव होता है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, ऑल इंडिया मेडिकल की तैयारी करते हैं उनमें गहरा संयम होता है। उनके खाने पीने बोलने हर चीज के, सोने का संयम होता है। वो पूरा उनका दिन भर दिनचर्या लक्ष्य अनुरूप बनती है, तभी तो वो कुछ बड़ा कर पाते हैं। बांस के जंगलों में एक गाड़ी आके रुकी, सारे बांस एकदम से घबरा गए कि पता नहीं क्या होने वाला है। उस गाड़ी से कुछ लोग निकले और उन्होंने एक बड़ा सा बांस का जो झुंड था उस बड़े से झुंड को काटना चालू कर दिया। तो जब वो बांस का झुंड कट रहा था तो बाकी बांस के झुंड मनी मन खुश हो रहे थे कि हम तो बच गए, आज हम तो बच ही गए। फिर उन्होंने क्या किया, जो बांस काटा था उसमें से एक बांस वहीं आग में तपाना चालू किया। अब सारे बांस जो बाकी जो बच गए थे खुश हो रहे थे, वो भी दुखी होने लगे, इतनी पीड़ा हो रही थी उस बांस को। फिर थोड़ा तपाने के बाद उन्होंने उस बांस के अंदर उसका जो मैरो है, जैसे बोन मैरो होता है, बांस के मैरो तक को निकाल दिया। चीख उठा बांस, सुनते हैं इतना उसे दर्द हुआ। बाकी सारे बांस भी सहम गए उसका दर्द को देखकर। फिर उस बांस की कोई खबर नहीं, गाड़ी उस बांस को ले गया। इन बांसों को पता नहीं पड़ा, कालांतर में वो सारे बांस भी कटे, पूरा जंगल कटा। इन सारे बांसों को एक कमरे में दीवार पे ठोक दिया गया, वुडन वर्क हो गया दीवार का। पर ये सारे बांस आज भी उस बांस को याद करते थे, कितनी प्रताड़ना उसने सही थी। उसको आग पे जलाया गया था, उसका मैरो निकाला गया था, इतना दर्द उसने सहा था। अचानक एक दिन उस बड़े से कमरे में 5,000 लोग आके बैठे। ये सारे बांस जो दीवार पे जड़े हुए थे, ये सोच रहे थे आज पता नहीं क्या बात है, क्या उपलक्ष्य है, 5,000 लोग आए हैं। वो भी इंटरेस्टेड थे देखने के लिए कि क्या होने वाला है। अचानक मंच पे एक व्यक्ति आया और सभी लोगों ने खड़े होकर उस व्यक्ति का सम्मान किया, उस व्यक्ति के सामने सर झुकाया। फिर व्यक्ति सामने आसन पे बैठ गया। फिर अचानक एक सोने जैसी गोल्डन तश्तरी आई। उस तश्तरी पे एक सफेद लाल रंग का कपड़ा था, उसके अंदर कुछ रखा था। उस मंचासीन व्यक्ति के सामने वो तश्तरी लाई गई। उस व्यक्ति ने उस लाल रंग के कपड़े को हटाया और उस तश्तरी के ऊपर जो रखा था उसको उसने शीश नवाया। जिसके सामने 5,000 लोगों ने सर झुकाया, उसने उस बांस, उस जो तश्तरी के ऊपर रखा था उसके सामने
सर झुकाया, और सारे बांसों ने जब गौर से देखा कि वो जो मंचाशीन व्यक्ति है वो किस चीज के लिए सर झुका रहा है, तो देख के दंग रह गए कि वो वही बांस था जो पहले काटा गया था, जिसको तपाया गया था, जिसको जलाया गया था। अब वो बांस नहीं, बांसुरी बन गया था। और वो व्यक्ति था हरि प्रसाद चौरसिया, जो उस बांसुरी को अपने सर पे लगाते थे। आज सारा सम्मान, सारी दुनिया उसका सम्मान करती थी। आत्म संयम कुंजी है हमारे बांस से बांसुरी तक की यात्रा की। तो आप में से जिसको भी जीवन में बांस से बांसुरी तक की यात्रा करनी है, रास्ता आत्म संयम से होके जाता है। कोई वो काम मत कीजिए जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ नहीं ले जा रहा। आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, वो समय आपको प्रसन्न रखता है, और आप प्रसन्न रहते हैं तो आप लक्ष्य पे तेजी से बढ़ते हैं। हर चीज में खुद से पूछिए कि क्या ये मुझे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। हमने पहले भी बताया था, फरारी कंपनी के सीईओ से जब पूछा गया कि इतनी बड़ी कंपनी आप टीवी पे ऐड क्यों नहीं देते, तो उसने ये कहा था कि हम इतनी अच्छी बड़ी कंपनी है, महंगी कारें हैं हमारी, हम टीवी पे ऐड इसलिए नहीं देते क्योंकि जो लोग टीवी देख के टाइम वेस्ट करते हैं वो हमारी कार कभी खरीद भी नहीं सकते। दे आर नॉट आवर टारगेट सेगमेंट। आत्म संयम इज द रूल। 12th कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, आप खुद से पूछिए कि आप में आत्म संयम है, और पांचों सेंसेस में रोज देखिए कि क्या मैं उस तरफ बढ़ रहा हूं। अपने आप सधने लगेंगे। 12th क्वालिटी इज धृति। धृति, इट इज धृति, धृ धातु से बनी है। धृ धातु वही जिससे धर्म बना है। धृ प्लस इति इज धृति। धृति का मतलब है होल्ड, जैसे धृ धातु का भी मतलब है होल्ड, सस्टेन करना, उठाना। जैसे धर्म, समथिंग विच सस्टेन द यूनिवर्स, जिसने इस पूरी ब्रह्मांड को उठा रखा है। तो धृति का मतलब विच होल्ड्स, विच स्टैंड स्टिल, डिटर्मिनेशन, फोर्टिट्यूड, एंड्योरेंस, सहन शक्ति। मॉडर्न लैंग्वेज में इसको ग्रिट भी कहा जाता है। ग्रिट, करेज टू बियर पेन इन एनी एडवर्सिटी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। कोई एंजाइटी नहीं, धैर्य के साथ लगातार प्रयास करने की क्षमता इज धृति। क्या ये हमारे अंदर है? सोचिए, जब आप ये सुनते जा रहे हैं अपना असेसमेंट भी करते जाइए। लगातार प्रयास कर पाने की क्षमता धृति है। पेन को भी एंड्योर करके धैर्यपूर्वक प्रयास करना। एक एक्सपर्ट हुई हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर एंजेला डकवर्थ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ग्रिट, और उन्होंने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि अगर आप ये पूछें कि इस दुनिया में अचीवमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो अचीवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है, क्या वो टैलेंट है, क्या वो इंटेलिजेंस है, तो एंजेला डकवर्थ ने अपनी पूरी रिसर्च में यह कंक्लूड किया है कि वो क्वालिटी है धृति। धृति इज द ओनली क्वालिटी विच इज द बिगेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द अचीवमेंट इन लाइफ। धृति। एक रिसर्च हुई है, स्टैनफोर्ड स्टडीज। स्टैनफोर्ड ने 301 जीनियसेस को स्टडी किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के सबसे बड़े जो जीनियस हुए 300 जीनियस को स्टडी किया। हम आपको बताते हैं स्टडी का कंक्लूजन क्या निकला। वो क्या है जिसने उन लोगों को जीनियस बनाया अपने क्षेत्र में। तो वो कंक्लूजन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये है, दो चीजें। इंटरेस्टिंगली ये दो चीजें ना तो आपका टैलेंट है और ना ही इंटेलिजेंस है। पहला, टेंडेंसी टू अबेंडन टास्क, टेंडेंसी नॉट टू अबेंडन टास्क फॉर नियर चेंजेबिलिटी और नॉवेल्टी। इन सब में एक क्वालिटी थी कि केवल नॉवेल्टी के लिए या परिवर्तन के लिए या चेंज के लिए ये कोई काम रोकते नहीं थे। अगर उन्होंने काम लिया है तो चेंजेबिलिटी या नोवेल्टी के लिए वो काम बदल के कुछ और करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। वो सोच समझ के काम उठाएंगे और फिर उसमें भिड़ जाएंगे। सस्टेन्ड पैशन होता है उनमें। एक शब्द में समझे तो सस्टेन्ड पैशन होता है। दूसरी क्वालिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताई, टेंडेंसी नॉट टू अबेंडन टास्क इन द फेस ऑफ ऑब्स्टिकल्स।
परेशानियों से घबरा के ये लोग काम नहीं रोकते। परसीवरेंस, तो दो क्वालिटीज हो गई, सस्टेन पेशेंस एंड परसीवरेंस, नॉट टैलेंट और नॉट आईक्यू। दुनिया के जो सबसे बड़े जीनियस हुए उनमें दो क्वालिटीज थी, वो बार बार अपने लक्ष्य नहीं बदलते थे, नोवेल्टी के लिए, चेंजेबिलिटी के लिए, और दूसरा वो परेशानियों से के सामने घबरा कर कोई दूसरा रास्ता नहीं चुन लेते थे। तो अगर हम कहें ग्रिट या धृति का फॉर्मूला क्या है, सस्टेन्ड पैशन प्लस परसीवरेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, यही धृति है। लॉन्ग इनफ, जो भी आप करें लॉन्ग इनफ करके देखिए। यू लव समबडी, डू इट लॉन्ग इनफ, वो रिश्ता सुंदर बनने लगेगा। आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर लॉन्ग इनफ, वो चीज सुंदर होने लगेगी। वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट लॉन्ग इनफ। हाउ लॉन्ग? तो एक बुक आई है आउटलायर, मेलकॉम गॉडविल ने वो बुक किताब लिखी, वो कहते हैं 10,000 घंटे, 10,000 आवर्स जब आप वो करेंगे तो आप में मास्टरली कैपेबिलिटीज डेवलप होने लगेगी। कबीरदास कहते थे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी होता है, और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है अचीवमेंट का इन लाइफ। धृति, says who? Stanford University research and research of Professor Angela Duckworth of UPenn University, University of Pennsylvania. लॉन्ग टर्म आपको करना है। सो 3 P होते हैं लाइफ में सक्सेस। क्या है? पहला P परफॉर्मेंस, दूसरा P परफॉर्मेंस, तीसरा P परफॉर्मेंस। ठीक, दीज आर द 3 P ऑफ सक्सेस। और ये परफॉर्मेंस कैसे आता है? तो अगेन देयर आर 3 P's ऑफ परफॉर्मेंस। फर्स्ट, प्रैक्टिस, सेकंड, प्रैक्टिस, थर्ड, प्रैक्टिस। वॉट एवर यू डू इनफ प्रैक्टिस, सस्टेन्ड एफर्ट्स आप लगाइए। तो फॉर्मूला क्या है देख ले। टैलेंट, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है वो यूजलेस है, प्लीज अंडरस्टैंड। पोटेंशियल इज यूजफुल, बट पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू स्किल्स। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि जब आप में टैलेंट को जब आप बहुत बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एफर्ट्स लगाते हैं, तो स्किल्स बन जाता है। स्किल्स मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स बिकम्स अचीवमेंट। ध्यान दीजिए, टैलेंट में जब आप बार बार एफर्ट लगाते हैं, उसको रिपीट करते हैं, अपने टैलेंट को यूज करते हैं, तो स्किल बन जाती है, कुशलता बनती है आपकी, कौशल बनता है। और जब आप उस कौशल को उपयोग करते हैं और फिर बार बार उसको किसी भी लक्ष्य के लिए लगाते हैं, तो आप अचीवर बन जाते हैं। एंड दिस इज द मेथड, एंड दैट इज हाउ धृति कैन बी अचीव्ड। सो एफर्ट्स इज द की। सो इट इज नॉट द आईक्यू बट द ग्रिट दैट डिसाइड्स द अचीवमेंट। पर ये प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो हम पढ़ रहे थे और हमें बड़ा पसंद आया, देयर इज समथिंग कॉल्ड साइंस ऑफ अचीवमेंट। तो एक विद्वान हुए, उन्होंने काफी स्टडी करी अचीवमेंट पे। उन विद्वान का नाम है एंड्रीज एरिक्सन। ये वर्ल्ड्स एक्सपर्ट्स, ही इज अ वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑन वर्ल्ड्स एक्सपर्ट्स। इन्होंने किसको रिसर्च की है? इन्होंने वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स पे रिसर्च की। तो एरिक्सन इज अ वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑन द वर्ल्ड एक्सपर्ट्स। तो इन्होंने बताया कि केवल वो 10,000 घंटों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रैक्टिस को बड़ी खूबसूरती से डिफाइन किया है। धृति कैसे लाएंगे? तो उसको वो कहते हैं प्रैक्टिस केवल वो 3 पी प्रैक्टिस 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 नहीं होता। प्रैक्टिस हैज टू बी डेलिबरेट प्रैक्टिस। क्या मतलब होता है डेलिबरेट प्रैक्टिस? तो उसके उन्होंने बोला है 4 कंपोनेंट होते हैं। जब भी आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करें, आपको 10,000 घंटे प्रैक्टिस करना है, आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। पर प्रैक्टिस कैसे करना है ये सुन लीजिए। पहला, इंटेंशनल होनी चाहिए। आपका इंटेंट फिक्स होना चाहिए वो करने समय कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे आप सुबह घूमने जाते हैं, तो सुबह घूमने जाने का आपका इंटेंट क्या है, उसको फिक्स कीजिए। उस इंटेंट को, गोल को लेके घूमना जाना चालू कीजिए। केवल घूमने जाने से काम नहीं होगा, देन इट वोंट काउंट इन प्रैक्टिस। ठीक। सेकंड, 100% फोकस ऑन योर एफर्ट्स। अगर आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका ध्यान पूरी तरह पूरा समय उस प्रैक्टिस पे होना चाहिए, रादर देन कुछ और। कई लोग काफी घूमते हैं,
बट वो घूमते समय म्यूजिक लगाते हैं, कोई हर्ज नहीं है, म्यूजिक लगा के आप घूम सकते हैं, बट आपका ध्यान आपकी प्रैक्टिस में। सो उसका हेल्थ बेनिफिट उतना नहीं हो पाएगा अगर हेल्थ इज द पर्पस। ठीक, ये सेज हूं एंड्रीज एरिक्सन। थर्ड, फीडबैक मिलना चाहिए आपको, जो आप प्रयास लगा रहे हो उससे क्या रिटर्न्स मिल रहा है, उस प्रैक्टिस का फीडबैक भी आपको लेना चाहिए। और चौथा, रिफाइनमेंट ऑन डेली बेसिस, आप रोज कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूव करते जाइए, नहीं तो वीकली इंप्रूव कीजिए। तो ये चार चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंटेंशनल, 100% फोकस, फीडबैक या इंफॉर्मेशन रिच, एंड रिफाइनमेंट, रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड रिफाइन योरसेल्फ। सो डेली डिसिप्लिन। इस दुनिया में आपको जितने ग्रेट लोग मिलेंगे वो वास्तव में अगर आप देखें तो उनको आपको मिलके नहीं लगेगा कि उनमें कुछ बहुत ही ग्रेट है, पता नहीं कैसे, बिल्कुल अपने जैसे लोग। तो उनमें अलग क्या होता है हम आपको बताते हैं। उनका जो डेली डिसिप्लिन होता है वो अमेजिंग होता है। अगर आप उनको बिल्कुल चुपचाप उनको मिरर करें, आप देखेंगे उनके उठने का टाइम, उनके सोने का टाइम, उनके पढ़ाई का जो डेली डिसिप्लिन है वो उन्हें वो बनाता है, वो जो है। सो इसीलिए आप ग्रिड, जो लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं वो जब इंटरव्यू लें तो व्यक्ति के ग्रिड को जरूर चेक करें कि उस वो ग्रिटियर है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? देखिए उसके रिज्यूमे में वो जॉब स्विच ओवर फाइल में कंसिस्टेंसी दिख रही है। सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर इज ग्रिट और नॉट। ग्रिट डेवलप करने के लिए, ये कंसिस्टेंट डेवलप करने के लिए कई कम्युनिटीज ने अपने then other than grit. So we understood that grit is I guess शायद कट गया था, पर अब I am audible. Can you raise your hand if I am audible? Yes, sir, you are. Thank you. So next is akrodh, quality number 30. Sir. शब्द भी बोल। Hello, sir. हेलो। यस सर नेटवर्क काफी ब्रेक हो रहा है। आवाज आ रही है? आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है सर। हेलो। Is it audible now? Yes, sir. It is the same network I use daily, but I don't know. Okay. It is lagging very much, Just sir. hold on. Let me switch. Okay, now it should not be. Much better, sir. Is it audible now? Yes, Much sir. better? Yes, sir. Fine. Can you please repeat the last 3 minutes because it is very breaking from the last 3 minutes, so. Okay. ठीक है. Thank you, sir. Perfect. So we discussed that जो grit है या धृति है, it is a important quality. एंड हमने इस पे चर्चा की कि हम क्या करें अगर हमें किसी को हायर भी करना है तो उस व्यक्ति के अंदर ग्रिड कितना है उसको चेक करें कि उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है। बहुत ज्यादा जॉब हॉपिंग तो नहीं की उसने,
क्या उसका प्रोफाइल ऐसा तो नहीं है कि उसका माइंड बड़ा फिकल है, इधर उधर करता रहता है, एक चीज में लग के काम नहीं कर रहा। कई कम्युनिटीज भी धृति डेवलप करती हैं, जैसे स्पार्टन्स होते हैं राजपूतों में, वो शाका एक भगवा कलर का कपड़ा सर पे बांध के लड़ने जाते थे कि भले मर जाएं पर जीत के आएंगे। सो ग्रिट कि हम वी वोंट यील्ड, हम युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाएंगे। वॉर क्राई भी ग्रिट ही डेवलप करने का मैकेनिज्म है। सो ये सब है धृति। ठीक, अब अगली क्वालिटी नंबर 13, अक्रोध, नो रेज। किसी ने मेरा विरोध भी किया, किसी ने मेरे साथ बुरा भी किया, अक्रोध होना, उस पर क्रोध न करना। ठीक, क्रोध का मतलब क्या होता है? क्रोध का मतलब होता है किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। जब मैं दूसरे की गलती की सजा खुद को देता हूं तो उसी को क्रोध कहा जाता है। अब क्रोध हमेशा हमारे अंदर ही होता है, बाहर तो केवल उसके ट्रिगर्स होते हैं। हमें लगता जरूर है कि उसने मुझे क्रोध दिला दिया, पर मनोवैज्ञानिक ये बात बताते हैं, गौर से समझिए, शांत व्यक्ति को क्रोध नहीं दिलाया जा सकता। वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि अगर आप मूलतः शांत हैं तो आपको क्रोध नहीं दिलाया जा सकता। क्रोध केवल उसी को आता है जो बेसिकली क्रोध में ही रहता है, उसे पता नहीं है। बस होता यह है कि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, किसी भी बात का हो सकता है, बस कोई हल्का सा छुएगा और वो फट पड़ेगा। तो परिस्थिति क्रोध का कारण नहीं होती। परिस्थिति का उल्लेख करके हम हमारे क्रोध को जस्टिफाई करते, जैसे हम कहेंगे ट्रैफिक जैम में मुझे गुस्सा आ गया, पर जितने लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, आप एक सर्वे कराइए, क्या सबको गुस्सा आता है? कई लोगों को बिल्कुल नहीं आता। ठीक, कोई मुझे झूठ बोले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप मिले कई लोगों से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब कोई झूठ बोलता है। ठीक है, उनको कहते हैं कि मुझे पता होता है झूठ बोल रहा है, मैं तो हंसता हूं उस पर। कोई धोखा दे तो मुझे गुस्सा आता है। सो हम जो भी कारण बोल रहे हैं, आप वो कारण मूलतः हम कर ये रहे हैं कि हम गुस्से में हैं, किसी ने हमें ट्रिगर कर दिया और हम उस गुस्से का कारण उस व्यक्ति को बताना शुरू कर देते हैं। अन्यथा एक ही परिस्थिति में कई लोग शांत रह सकते हैं। ऐसा होता क्यों है? मनोविज्ञान बताता है, बायोलॉजी भी बताती है, बिकॉज देयर आर न्यूरल पाथवेज। दिमाग को एक फसल की तरह कल्पना कीजिए। जब भी कोई घटना होती है तो आप अगर गुस्सा करेंगे तो होगा ये कि मान लीजिए फसल में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप दौड़ के गए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आप 10 बार जाएंगे तो उधर की फसल दब जाएगी और वहां रास्ता बन जाएगा। इसी पगडंडी को मेडिकल साइंस कहता है न्यूरल पाथवेज बन गए। अब आप जब भी कोई स्थिति आएगी आप तुरंत गुस्सा कर देंगे, वो आपकी आदत हो जाएगी। ठीक, तो इससे दूर कैसे करें? अगली बार जब कोई परिस्थिति आए तो एक दूसरा नया रास्ता चुनिए, दूसरी तरफ दौड़िए। बड़ा मुश्किल आएगी क्योंकि वहां तो फसल लगी हुई है, मुश्किल होगी शुरू में, पर आप 3 4 5 बार जब आप उस दूसरे रास्ते पे दौड़ना चालू करेंगे, तो जब आप 10 बार जो दौड़ लेंगे उस रास्ते पे, तो एक नई पगडंडी बन जाएगी, पीसफुल न्यूरल पाथवेज। और फिर इस 10 बार जब आप इधर दौड़े तो वहां जब पुरानी पगडंडी थी उस पर फसल फिर से आ जाएगी और अब आप उन्हीं परिस्थितियों में शांत रह पाएंगे। इसको बोलते हैं न्यूरल प्लास्टिसिटी। पहले ये रास्ता था, यहां से ये रास्ता, न्यूरल प्लास्टिसिटी। तो अगली बार जब भी वो परिस्थिति बने, कोशिश कीजिए कि आप कुछ नया रास्ता चुने। एंड रिमेंबर, ट्रिगर्स आर आवर टीचर्स एंड आवर बिहेवियर इज आवर मार्कशीट। हमारा व्यवहार ही हमारी मार्कशीट है और सारे ट्रिगर्स टीचर्स। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो क्रोध का प्रदर्शन कीजिए, क्रोध दिखाइए, करिए मत। जैसे भगवान राम ने समुद्र के सामने क्रोध का प्रदर्शन किया और डर के मारे समुद्र ने रास्ता दे दिया। तो प्रदर्शित कीजिए पर आप क्रोध करिए मत। इसको आप 4 स्टेप्स में कर सकते हैं। अगर आप अभी लेवल 4 पे हैं कि आप गुस्सा करने के बाद भी आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया है, आप जस्टिफाई उसे करते ही रहते हैं, आपको लगता है नहीं नहीं वो तो बहुत जरूरी था। ठीक, कोई जरूरी नहीं था गुस्सा करना, कोई जरूरी नहीं था। बहुत बड़े बड़े मंत्रियों से हम पर्सनली मिले हैं, हमने उनसे पूछा उनके जीवन के सबसे कठिनतम दौर में क्या उन्हें गुस्सा आता था, वो कहते थे नहीं नहीं ये सब चलता रहता है। उनमें यही क्षमता बहुत जबरदस्त है। तो करना क्या है? अभी आप लेवल 4 पे हैं, अगर हम में से कुछ लोग, आप अपना लेवल देख लीजिए, अगर लेवल 4 पे हैं अभी आप, लेवल 4 का मतलब गुस्सा करने के बाद भी आप उसे जस्टिफाई करते रहते हैं,
कि नहीं नहीं सही किया, जरूरी था, ठीक। तो अभी आप लेवल 4 पे, आप लेवल 3 पे शिफ्ट होइए। गुस्सा करने के बाद तो रियलाइज कीजिए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये मेरी वीकनेस है, शट रिपु है ये, लेवल 3। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए नए रास्तों को चुनने की, जब भी वो परिस्थिति बने, नया थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए उसके लिए। फिर आएंगे आप लेवल 2 पे। जब आप गुस्सा कर रहे होंगे, उस मोमेंट पे भी आपको रियलाइज होगा, देखो अब मैं गुस्सा कर रहा हूं, अब शब्द बोल रहा हूं, गलत व्यवहार कर रहा हूं, और आप फिर भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। साइमल्टेनियसली आप देख पाएंगे खुद को कि आपका व्यवहार खराब हो रहा है, पर आप रोक नहीं पा रहे, क्योंकि इतना आप रेज में आ गए। फिर धीरे धीरे लेवल 1 डेवलप होगा कि गुस्से आने को पहले ही आप खुद को संतुलित कर लेंगे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल होगा। व्यवहारिक परिवर्तन रिवॉल्यूशनरी नहीं होते, इवोल्यूशनरी होते हैं। तो ये 4 लेवल पे प्रयास करें, ठीक, अक्रोध के। नेक्स्ट इज 14th, अहिंसा। महात्मा गांधी जी ने इस पे बहुत बात की है, पूरी दुनिया में इसका परचम लहराया। क्या होता अहिंसा? मन, वाणी, शरीर से किसी को कष्ट न देना अहिंसा है। मन से भी अगर आप किसी के प्रति कुछ गलत सोच रहे हैं तो आप हिंसक हैं। अगर आपने किसी को भी मन से भी, आपके मन में किसी के प्रति गलत विचार है, तो ये हिंसा है। आपके मुंह से कोई ऐसे शब्द निकलते हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं, ये हिंसा है। आप शारीरिक रूप से किसी को चोट पहुंचाते हैं, ये हिंसा है। B.R. अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी के बारे में एक बात कही थी। जब भारत में कम्युनल अवार्ड हुआ था और किसी वर्ग विशेष के लिए अम्बेडकर जी रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे सीट्स पे विधानसभा में, महात्मा गांधी उसके पास उसके लिए कुछ और प्रपोजल था, तो अम्बेडकर जी महात्मा गांधी की बात नहीं मान रहे थे। तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए थे कि जब तक तुम मेरी बात से सहमत नहीं होगे, मैं अन्न का दाना नहीं लूंगा। तब अम्बेडकर जी ने कहा था कि बापू, हिंसा का एक रूप ये भी है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको भूखा देख नहीं सकता, आप भूखे रहेंगे, मेरा मन कैसे लगेगा। तो ठीक है, आप मुझे शब्दों में कुछ नहीं कह रहे हैं, आप मेरे ऊपर हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, आप कुछ मुझे बोल भी नहीं रहे हैं, पर आप खुद को ही इतना कष्ट दे रहे हैं कि मुझे दर्द हो रहा है वो देखकर। फाइनली उन्होंने गांधी जी की बात मानी भी। सो हिंसा बड़ी गहरी एक विचारधारा है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि अहिंसा बड़ा महत्वपूर्ण है, पर अगर कोई सर्जन सर्जरी करता है तो वो तो सुई और चाकू चमड़ी के आर पार कर रहा है, तो क्या आप इसे हिंसा कहेंगे? तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है। अहिंसा है क्योंकि ये हित में की जा रही है, राइट इंटेंट से की जा रही है। सो कैसे डिफाइन करेंगे कि कुछ हिंसा है कि कुछ अहिंसा है? तो 3 क्वालिटी शंकराचार्य कहते हैं, 3 प्रश्न। पहला, आप जो भी कर रहे हैं शुड बी अलाइंड विद धर्म, वो धर्म से अलाइंड होना चाहिए, ठीक। धर्म क्या है, उसके लिए आप गीता सीरीज का सेशन 3 अटेंड कीजिए, वहां आपको धर्म की पूरी मीमांसा मिलेगी। दूसरी क्वालिटी, दूसरा चीज, खुद से पूछिए, एम आई द राइट पर्सन टू डू दैट? क्या मैं सही व्यक्ति हूं वो करने के लिए, ठीक। मान लीजिए सड़क पे कुछ हुआ और आपने उस व्यक्ति को मारना ही चालू कर दिया, क्या आप सही हैं उसे मारने के लिए? देश में कानून नहीं है क्या? देश में कोर्ट नहीं है क्या आप सही व्यक्ति हैं? ये भी पूछना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एम आई फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा? क्या मैं आत्मिक रूप से अहिंसक हूं? इसका मतलब मैं बिना क्रोध या बिना बदले की भावना से इसे कर रहा हूं। तो बदले की भावना या क्रोध से न करें, धर्म से अलाइंड हो, और क्या आप सही व्यक्ति हैं वो करने के लिए। ये 3 प्रश्न अगर अफर्मेशन में उत्तर है, तो फिर आप यदि किसी को मारते भी हैं, किसी को सजा भी देते हैं, तो ये हिंसा में नहीं आएगा। आदि शंकराचार्य कहते हैं ये सर्जरी है, आप सर्जन बन जाते हैं।
इसी तरह कई बार समाज को भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और इस कारण कई बार उस समाज की सर्जरी के लिए उठाया गया शस्त्र भी अहिंसा ही है। जब जहांगीर ने गुरु अर्जन देव की हत्या कर दी, शहीद कर दिया गुरु जी को, तब गुरु हरगोविंद ने दो दो तलवारें धारण की। उन्होंने कहा अब मैं मीरी भी होऊंगा और पीरी भी। वो मीरी भी करेंगे और पीरी भी, वो पीर भी रहेंगे और मीर भी रहेंगे, वो योद्धा भी रहेंगे और संत भी रहेंगे। उस समय से अखाड़ों में फिर मल्ल युद्ध की तैयारियां चालू हुई, दो तलवारें लटकने लगी। गुरु गद्दी उसी दिन से अकाल तख्त बदल गई जब गुरु अर्जन देव की शहादत हुई। कमर पर अब कपड़े की जगह तलवार लटकने लगी, टोपी की जगह सिख पगड़ी धारण करने लगे, और शास्त्र के साथ शस्त्र भी हाथ में उठा लिए। सो कई बार आपको समाज उत्थान में आपको हिंसा करनी पड़ती है, किंतु यदि वो हिंसा इन 3 पैरामीटर पे सही है तो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा ही होगी। कई बार लोकमान्य तिलक लिखते हैं अपनी गीता में, भगवत गीता की टिप्पणी में, कि अहिंसा परमो धर्म, सबसे महत्वपूर्ण है, किंतु यदि कोई मां के आंचल पे हाथ लगाए तो उसका प्रतिरोध करना अहिंसा है, वो हिंसा नहीं है। क्योंकि एक पुत्र के रूप में आपका दायित्व है, ये आप सही है वो काम करने के लिए, ये धार्मिक है किसी की भी रक्षा, और तीसरा आप शांत मन से उसको अगर कर रहे हैं, बदले की भावना से नहीं तो सारी दुनिया को आप मार डालेंगे, शांत मन से करें तो आप उसको उतनी ही सजा देंगे जितना उचित है, तो फिर ये अहिंसा नहीं है। पर ये तीनों पैरामीटर जो शंकराचार्य ने कहे उसको समझ लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। चेक कीजिए मेरे अंदर रिवेंज तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है, आक्रोध होना चाहिए, कोई क्रोध नहीं, तब फिर वो अहिंसा के पैरामीटर पे खरा उतरेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वालिटी, अहिंसक। कोई भी शब्द से किसी को कष्ट ना पहुंचाए, चोट ना पहुंचाए। नेक्स्ट क्वालिटी इज 15वीं क्वालिटी, अचापलम, अचपल, चपलता का कमी होना, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, मन की स्थिरता शरीर की स्थिरता में परिलक्षित होती है। जिसका मन शांत होगा उसका शरीर भी स्वतः शांत होने लगेगा, वो बिल्कुल साथ में चलते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा है, वो कैसे उछलते हैं, क्योंकि उनका मन बड़ा चंचल होता है। ठीक, माइंड की ही शेडो है बॉडी। अगर फिकल माइंडेड है माइंड तो बॉडी भी फिकल हो जाएगी, माइंड रेस्टलेस है तो बॉडी भी रेस्टलेस हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं बिना बात पैर नहीं हिलाना चाहिए। कई लोग हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, वो एक्चुअली उनका फिकल माइंडेडनेस है, इसलिए उनके हाथ पैर हिलते हैं। इसका उल्टा भी होता है, अगर आप हाथ पैर बहुत ज्यादा हिलाएंगे शरीर भी मन को रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो व्यर्थ की चेष्टाओं का भाव, संकल्प और विकल्प, ये करो या वो करो, जब मन बार बार कंफ्यूज होता है तो धीरे धीरे उसका रिफ्लेक्शन शरीर में भी आने लगता है। तो जैसे पत्थर है, पत्थर में स्थिरता है पर मन नहीं है, जानवर में मन है पर स्थिरता नहीं है, बस मानव एकमात्र वो हो सकता है जिसमें मन भी हो और स्थिरता भी हो। और जब मन और स्थिरता एक होती है तो इसी को ध्यान कहते हैं। तो कैसे करें, इतने सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं ना, 60 थॉट्स पर मिनट, कैन यू इमेजिन दैट? So many thoughts per minute comes to our mind. तो कैसे इनका सिंथेसिस करना है? तो 4 तरह के विचार आपके दिमाग में आते हैं, जरा सोचिए। चार तरह के विचार आते हैं। सम आर पॉजिटिव थॉट्स, जो उसको सोच के अच्छा लगता है। सम आर नेगेटिव थॉट्स, सोच के बुरा लगता है। सम आर यूजफुल थॉट्स, उपयोगी है, आज मुझे क्या करना है, दिन भर के क्या क्या काम है। सम आर यूजलेस थॉट्स, बिल्कुल बेकार विचार है। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, आप अपने मित्र को कह रहे हैं कि यार अभी हार्दिक पांड्या को नहीं उतारना चाहिए था, अजिंक्य रहाणे को आना चाहिए था इस समय। आपका मित्र कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, पांड्या को ही आना चाहिए था, और आप और आपके मित्र आधे घंटे से जिरह कर रहे हैं
कि रहाणे को आना चाहिए था या पंड्या को आना चाहिए था। अरे आप क्या डिस्कस कर रहे हैं? आप भारत की टीम के कप्तान हैं। विराट कोहली आपसे फोन लगा के पूछ के उतारता है मैदान पे? आप कोच हैं या टीम के मैनेजर हैं? ये थॉट है यूजलेस थॉट। ठीक, ये जितना हम ट्रेन में बैठ के कई बार पंचायत डिस्कशंस नहीं होते, ये सब यूजलेस थॉट्स। हर वो थॉट जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप बहुत विचार कर रहे हैं, वो यूजलेस थॉट्स। ठीक, आप एक हायरार्किकल सिस्टम में किसी का ट्रांसफर हो गया, अब बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उसका वहां भेज दिया, उसको वहां भेजा जाना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। अरे आपसे पूछ कौन रहा है उसके लिए? ये यूजलेस थॉट है। ठीक, रिसर्च बताती है 90% ऑफ द थॉट्स आर ईदर नेगेटिव और यूजलेस। अब से जब भी थॉट दिमाग में आए, आप चेक कीजिएगा ये कौन सी तरह का थॉट है। पॉजिटिव मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है सोच, यूजफुल बड़ा उपयोगी है, जरूरी है, नौकरी का, बिजनेस का, फाइल का। ठीक, यूजलेस मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता तो भी सोच रहा हूं बैठे बैठे। नेगेटिव मैं सोच रहा हूं और मुझे कष्ट भी हो रहा है। तो यूजलेस और नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करके उनको हटाइए, समझ जाइए यूजलेस थॉट है। ठीक, कैसे पता लगाएंगे कि यह थॉट यूजफुल है? तो 4 क्वेश्चन खुद से पूछिए। ठीक, चलिए इसके लिए हम आपको और स्पेसिफिक एक इंसिडेंट बताते हैं तो ये और क्लियर होगा। कैसे हम बता रहे हैं कि कैसे आपको अचपल होना है, चापलम कम करना है। हर वो चीज जो आपके कंट्रोल के बाहर है वो यूजलेस है, हमने आपको कहा। हमें याद आता है हम एक बहुत बड़े पीएसयू में पढ़ाने गए थे, भारत के सबसे बड़े पीएसयू में वो आता है। हमारे पास एक बड़ा महंगा चश्मा उस समय हुआ करता था और हमने जीवन में पहली बार ही तब महंगा चश्मा खरीदा था। तो हम जैसे ही उस कार में बैठे तो पीछे वाली सीट पे हमने चश्मा रखा हुआ था, बाय चांस हम हमारे चश्मे पे ही बैठ गए तो टूट गया, उसका कांच ऐसे क्रैक हो गया। अब वो जब कांच क्रैक हुआ तो हमें बड़ा दुख हुआ देख के, बड़ा वेदना हुई, इतना कॉस्टली चश्मा टूट गया। वारंटी भी सब खत्म थी, वो तो पुराना था थोड़ा। तो हमने कुछ देर सोचा, फिर उसको ऐसे मुट्ठी में बंद किया, क्योंकि हम इसी को अचापलम को प्रैक्टिस कर रहे थे। एक एक क्वालिटी को साधना पड़ता है, वो यूं ही नहीं आएगी। फिर हमने उसको ऐसे ग्रिप किया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो हमारे साथ में एक मैनेजर थे उसी कंपनी के, हम लोग, गाड़ी आगे चल गई। तो मैनेजर साहब ने थोड़ी देर बाद हमसे कहा, साहब वो चश्मा काफी महंगा लगता है। हमने बोला हाँ सर वो काफी कॉस्टली था। तो उन्होंने बोला हाँ वो केस को देख के ही समझ में आ रहा है कि काफी महंगा रहा होगा। हमने और कुछ उत्तर नहीं दिया, हमने कुछ और बात करी, क्योंकि जिस राह जाना नहीं उस पर क्यों बात करना, क्यों ऊर्जा देना उस थॉट पे। तो हम कुछ और बात करने लगे। 15 मिनट बाद उन्होंने फिर से कहा कि सर आपने फेंक दिया उस चश्मे को। हमने बोला अरे सर वारंटी सब खत्म हो गई थी, पुराना था, देख के और दुख होता है इसलिए फेंक ही दिया। फिर हमने और एक भी सेंटेंस आगे नहीं बोला, हम फिर कुछ और बात करने लगे। रास्ते में हम लोग पान खाने के लिए उतरे, वो भी जबरदस्त व्यक्ति थे। हाँ, वो जैसे उतरे और उन्होंने जैसे ही पान खाया, पान मुंह में रखते ही उन्होंने कहा, पर तोमर साहब आपको दुख तो जरूर हुआ होगा। तो जैसे उन्होंने कहा आपको दुख तो बहुत जरूर हुआ होगा, तो हमने उनसे पूछा कि सर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं इस चश्मे पे जो हमने फेंका उस पे 1 घंटे अपन बैठ के बात करें? तो हम तैयार हैं, यही यही खाट है ढाबे पे, यही बैठते और 1 घंटा चश्मे पे बात होगी, हम तैयार हैं। पर हमारी 3 शर्तें, और हमारी शर्त हमेशा ये 3 होती ही है हर कॉन्वर्सेशन में। पहली, ये पूरी बात करने के बाद आप नया चश्मा दे देना। ठीक है, पहली शर्त। हम 1 घंटा आपसे बात करेंगे, फिर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू चश्मा हमें दिला देना। दूसरा, अगर आप नहीं दिलाने वाले तो बात करके हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। ठीक, और तीसरी, उससे हमें सीखने को मिलना चाहिए। अब कोई चीज रिवोकेबल नहीं है, वो वापस आ नहीं सकती, वो सोच के खुशी हो नहीं रही है और उससे कुछ सीखने को मिल नहीं रहा है और बात करने से, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं उस पर? तो जब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई भी थॉट आए, ये 4 क्वेश्चन पूछिए खुद से। पहला, इज इट रिवोकेबल? ये जिस भी चीज पे मैं बात कर रहा हूं, क्या ये रिवोकेबल है, बदला जा सकता है क्या? अब अगर नहीं बदला जा सकता तो ये यूजलेस थॉट है।
दूसरा, क्या ये सोच के मुझे खुशी मिल रही है? इज इट गिविंग मी हैप्पीनेस? नहीं तो ये नेगेटिव थॉट है। क्या इससे मेरा विकास हो रहा है? नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा, बस एक काश पे जाके घड़ी अटकती है, सुई अटकती है जाके। तो फिर ये यूजलेस थॉट है। क्या, और चौथा क्वेश्चन, इज इट लॉजिकल? क्या ये तार्किक है? कई बार वो विचार तार्किक भी नहीं होता। ठीक है, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, ही डजंट लव मी। अरे, तो जितने फोन आपके उठाते हैं वो सब आपको प्रेम करते हैं क्या? ये कौन सा तर्क है? ठीक। सो कई बार वी बिकम इलॉजिकल वाइल टॉकिंग, तो उसमें भी ध्यान रखना। ये 4 क्वेश्चन ध्यान रखिए। ठीक। सो वी अंडरस्टूड दिस इज अ चपलम। अब हम इस बात को समझे कि ये जो क्वालिटीज हमने देखी है, दमह, धृति, अक्रोध, अहिंसा, अचापलम, इससे हमारे अंदर जो विकास होगा उसी को कहते हैं संत संशुद्धि, सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि 16वीं क्वालिटी है। सत्व संशुद्धि का मतलब अंतःकरण की शुद्धता। अंतःकरण इससे शुद्ध होने लगता है जब आप ये सब करेंगे पूरा। ठीक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये जो 5-6 रिपु हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, डिल्यूजन, प्राइड एंड जेलसी, ये जो 6 कमियां हैं हर व्यक्ति के अंदर, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसको बोलते हैं सत्व संशुद्धि। ये 6 कमियां कम होती है। ठीक। तो ये 16वीं क्वालिटी है। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जब हम इस तरह से करते हैं। और जैसे ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, हम किसी पे क्रोध नहीं करते, अहिंसक है मन वचन कर्म से, धृति है पैशन एंड परसिवरेंस है, दमा है संयम है हमारे, अचापलम है, थॉट्स, नॉनसेंस थॉट्स को नहीं आने देते। 60 थॉट एक दिन में आते हैं, उसमें से 90% हटा दिए, 10%। अब सॉरी, एक मिनट में, अब 1 मिनट में केवल 6 विचार आ रहे हैं, मन बहुत शांत हो गया, सत्व संशुद्धि हो गई। इससे जो मिलती है वो आती है 7वीं क्वालिटी, शांति ही। शांति एकदम से नहीं आती, उसके लिए सब करना पड़ता है। तो शांति के लिए ये सब चीजें हमें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं, तब हम शांत बन जाते हैं, अचंचल हो जाते हैं, अंतःकरण में चित्त की चंचलता का अभाव हो जाता है, फिकल माइंडेडनेस खत्म हो जाती है, नो मूड स्विंग्स नहीं होते। पर उसके लिए इन सब चीजों को हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है। 18th क्वालिटी अगली, दया। दया इज द नेक्स्ट क्वालिटी। कंपैशन, प्राणी मात्र पर दया, हर प्राणी पे, अपने परिवार पे ही नहीं, हर प्राणी पे। और हर प्राणी में हम खुद भी आते हैं, खुद पे भी दया कीजिए। कई लोग दुनिया भर के लिए बड़े कंपैशनेट होते हैं, पर खुद पे बिल्कुल दया नहीं करते, दे जज देमसेल्व्स लाइक एनीथिंग। तो खुद पे भी दया कीजिए और दुनिया पे भी दया कीजिए। ठीक। पुलित्जर प्राइज मिला था एक पिक्चर को, अगर आपको याद आता हो तो। एक ईगल, वल्चर बैठा था, सूडान की पिक्चर थी, एक फोटोग्राफर ने खींची थी उस पिक्चर को, पुलित्जर प्राइज मिला था। एक ब्लैक किड, छोटा सा, बिल्कुल उसकी हड्डियां दिख रही है, भूख से तड़प रहा है और कुछ जमीन से उठा के खाने की कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल उसके पास में एक गिद्ध बैठा हुआ उसके मरने का इंतजार कर रहा है कि वो मरे और उसको खा जाए। ठीक। सो ये फोटो लिया था केविन कार्टर ने। ये केविन कार्टर एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने पिक्चर लिया था सूडान में, और इस पिक्चर को पुलित्जर प्राइज मिला। और बताया उन्होंने कि उन्हें काफी समय लगा उस एंगल को सेट करने में और ये सब करने में, ताकि इतना अच्छा पिक्चर आया। तो ये जो कार्टर थे, इनको एक मेल आया एक सज्जन कुछ समय बाद, जब प्राइज मिल गया। उस सज्जन ने मेल पे क्या लिखा था आप सोचेंगे? वो पिक्चर को फिर से हम आपको विजुलाइज कराएं। बच्चा बैठा हुआ है, कपड़ा एक तन पे नहीं है, छोटा सा बच्चा है, पूरी हड्डियां दिख रही हैं, मरणासन स्थिति में, और पास में गिद्ध उसको नोचने के लिए वेट कर रहा है कि मरे और मैं खा जाऊं। तो एक व्यक्ति ने मेल लिखा कैल्विन को, और मेल में लिखा, यू नो कैल्विन, उसने लिखा, यू नो कैल्विन कार्टर,
उस पिक्चर में जो तुमने खींची है, मुझे एक नहीं 2 गिद्ध दिख रहे थे। एक तो जो उस पिक्चर में है, और दूसरा गिद्ध वो जो इस फोटो को खींच रहा था। उसने लिखा, तुम में ममता नहीं आई उस बच्चे को देख के? तुम्हारे हाथ कैसे चल गए फोटो खींचने के? और तुम उसे उठाया नहीं, तुमने पहले फोटो खींचा। लेटर ऑन Calvin Carter committed suicide, thinking again and again about the same incidents of जो मानव मात्र पे जितने एट्रोसिटीज पूरी दुनिया भर में हो रही है। खालसा पंथ इस बात को बहुत खूबसूरती से उठाता है। गुरु गोविंद सिंह जब नंगी तलवार लेके टेंट के बाहर आए और कहा, 10,000 लोगों की भीड़ में कहा, मुझे धर्म पर कुर्बान होने वाले 5 लोग चाहिए, मुझे कुछ लोग चाहिए जो धर्म पे कुर्बान हो जाए। कोई है जो आने को तैयार है, उसकी मैं बलि दूंगा। सारा सन्नाटा छा। एक पहला व्यक्ति खड़ा होगा, उसका नाम था दया सिंह। गुरुजी उसे अंदर लेके गए टेंट में, और थोड़ी देर बाद खून से सनी हुई तलवार लेके वापस आए। तलवार से खून टपकता था। गुरुजी ने फिर पूछा, और कोई है? तो उन 10,000 लोगों में एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसका नाम था धर्म सिंह। गुरुजी अंदर लेके गए और फिर खून से सनी हुई तलवार लेके फिर बाहर आए। खून टपकता था तलवार से। फिर पूछा, और कोई है? तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसका नाम था हिम्मत सिंह। उसको भी टेंट में लेके गए, फिर खून की तलवार लाया, फिर पूछा, और कोई है? अगला व्यक्ति खड़ा हुआ, उसका नाम था मोहकाम सिंह। उसको भी अंदर लेके गए, फिर तलवार लेके आए। फिर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ, उसका नाम था साहिब सिंह। उसको भी अंदर लेके गए, और उसके बाद उन 5 को टेंट के बाहर एक साथ लेके आए। और गुरुजी ने कहा, जो धर्म और सही पर अपने बलिदान तक को देने को तैयार है, वही खालसा है। खालसा का मतलब ये है, जो सत्य की लड़ाई में निष्पक्ष नहीं रहेगा, वो साथ देगा सत्य का असत्य के विरुद्ध, वो लड़ेगा। और कितनी अजीब बात है, जरा नोटिस कीजिए। जब हम इसको पढ़ते थे तो हमें लगा, क्या ये चांस है? सबसे पहला व्यक्ति दया खड़ा हुआ। दया ही धर्म का आधार है, याद रखिए। अगर आपके मन में मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए दया नहीं है, तो अधार्मिक हैं हम। और कोई अगर आप हमें कहें धर्म का एक सिनोनिम आप बताएं, तो वो कंपैशन है, दया है, फॉर एवरीबॉडी। सो पहला व्यक्ति था दया। दया आधार है। फिर आया धर्म सिंह, उसी पे तो धर्म बनता है। ठीक। फिर जब आप में दया है सबके लिए और आप सही हैं, तो अपने आप आपके मन में क्या आती है? हिम्मत। जो सही होता फिर वो किसी से डरता नहीं है। तो हिम्मत सिंह तीसरा है। जिस व्यक्ति में हिम्मत है, वो सही पे है, करेजियस है, पैशनेट है, मेहनती है, वो अपने आप शांत रहेगा, फिर वो डरेगा नहीं किसी से। महकाम शब्द ये उर्दू का शब्द है, जिसका मतलब होता है धैर्य, पेशेंस। और जिसमें धैर्य है, जो मन से पूरी तरह से शांत है, वही तो दूसरों से अच्छे रिश्ते निभा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद परेशान है, वो रिश्तों में भी परेशानी रहेगा। वो अपनी परेशानी रिश्तों पे आरोपित करेगा, अपनी असुरक्षाएं रिश्तों पे आरोपित करेगा। सो लास्ट इज साहिब सिंह। साहिब इज अ अरेबिक वर्ड दैट मीन्स फॉर अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त। सो यही सिस्टम है। दया से धर्म बनता है, धर्म से हिम्मत आती है, हिम्मत से मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तो आप रिश्ते और हर चीज में और बेहतर कर पाते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पर आई जाने रे। कबीर दास जी ने कहा भी था, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। सो सब पे दया कीजिए, गिव ब्लेसिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 19th क्वालिटी इज द्वेषहीनता, अद्रोह, कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से जलन नहीं,
द्वेषहीनता। कैकेयी को वनवास हुआ, कैकेयी को मंथरा ने भड़काया तो कैकेयी ईर्ष्या में भर गई और राम जी को वनवास दिला दिया। तो उस कहानी भी ईर्ष्या से शुरू होती है रामायण की। ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष रखना दूसरे से। फिर उसके बाद सूर्पणखा को सीता से ईर्ष्या हुई और उनके बाद सूर्पणखा की नाक कटी और युद्ध हुआ। तो पूरी रामायण दो महिलाओं की ईर्ष्या का परिणाम है। यहां कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि पुरुष ईर्ष्या नहीं करते। हर जगह जहां भी ईर्ष्या होगी वहां पतन शुरू होगा, युद्ध शुरू होगा। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? When somebody else has what I want, जब किसी और के पास कुछ ऐसा होता है जो मुझे चाहिए, then the feeling of thinking lesser of the self and greater for others, तो जब हम दूसरों को बेहतर और खुद को कमतर मानने लगते हैं तो इसी विचार को ईर्ष्या कहते हैं। इसी को ईर्ष्या कहते हैं। तो दिमाग में क्या थॉट लाना है अगर हमें ईर्ष्या से डील करना है? दिमाग में एक विचार बिल्कुल कहीं लिख लें, रोज उसको पढ़ें। आपको ये विचार दिमाग में बिल्कुल रखना चाहिए अगर ईर्ष्या आपकी समस्या है। वी ऑल हैव व्हाट वी नीड फॉर आवर लाइफ प्लान। हम सबको एग्जैक्टली वही टूल किट मिली है जो हमें हमारे लाइफ प्लान के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली वही लोग, वही टूल किट मिली है। वी आर गिवन ऑल नेसेसरी इंसिडेंसेस, people and experiences that are must for our growth। हमें वो सारे लोग दिए गए, घटनाएं दिए गए हैं और अनुभव दिए गए हैं जो मस्ट है हमारे इवोल्यूशन के लिए। इट मे फील पेनफुल बट इट विल यील्ड गेन इन कॉन्शियसनेस। हो सकता है जब ये होता है तब मुझे दर्द होता है, पर ये मेरी कॉन्शियसनेस की जर्नी में बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट करता है। ये बात खुद को बार बार बताइए। रोज प्रार्थना के बाद इस विचार को लीजिए। ईर्ष्या आपके अंदर कम होने लगेगी। आपके पास जो होना था वही आपके पास है। ठीक। 20वीं क्वालिटी, क्षमा, फॉरगिवनेस, माफ करना। लोग हमसे पूछते हैं कैसे माफ करें। हम कहते हैं प्रश्न कैसे का नहीं है, प्रश्न है क्यों माफ करें। अगर आपके पास वाय सही है तो वो तो बाकी आप ढूंढ लेंगे कि कैसे माफ करना है। कुछ कारण हम आपको देने का प्रयास करते हैं और सबसे बड़ा कारण है, हो सकता है सामने वाले ने आपके साथ गलत किया, हो सकता है उसने धोखा दिया आपको, हो सकता है उसने आपको बड़ी पीड़ा पहुंचाई, हो सकता है उसने वास्तव में आपको स्लीपलेस नाइट्स दिए हैं, मान लिया। हो सकता है उसने एक तरफा ये सब किया, यू हैव डन नथिंग टू डिजर्व इट। बट पहला रीजन माफ कर देने का, आई डिजर्व पीस, मैं शांति डिजर्व करता हूं इसलिए माफ कीजिए। वो क्या डिजर्व करता है इट इज नॉट माय कंसर्न, मैं शांति डिजर्व करता हूं। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, वो व्यक्ति, he or she does not deserve that much importance in my life। वो अब मेरे जीवन में इतना महत्व डिजर्व नहीं करता कि मैं नाराज रहूं किसी से। नाराज रहने में उतनी ही ऊर्जा लगती है दोस्तों जितनी प्रेम करने में लगती है, याद रखिए, बिल्कुल इक्वल ऊर्जा। किसी से आप नाराज रहिए और प्रेम करिए, बिल्कुल बराबर ऊर्जा खर्च होती है। ठीक। तो आप उतनी ही ऊर्जा से आप नाराज भी हो रहे हैं उससे। तीसरा कारण हम आपको बता रहे हैं, कॉस्टलीस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज आवर माइंड। इस सृष्टि का सबसे महंगी जगह है ये हमारा दिमाग। इसको यूजलेस लोगों को नहीं देना। इस जगह लोग तो मकान किराए पे देते हैं तो चरा चेक करके देखते हैं कि ठीक है कि नहीं। हम हमारे दिमाग को किराए पे दे रहे हैं किसी पे। वी आर लेंडिंग आवर माइंड टू आवर यूजलेस पीपल। नो। अगला रीजन, 5वां रीजन, मैं तो उससे नाराज होके बैठी हूं, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैं अपना खून क्यों जला रही हूं। कई बार ऐसा भी होता है।
और कई बार तो उसे पता भी नहीं है कि मैं नाराज हूं। सातवां रीजन, दे आर प्लेइंग देयर रोल्स ऑन दिस यूनिवर्सिटी कॉल अर्थ। वो आए हैं और इस धरती रूपी विश्वविद्यालय में अपना रोल निभा रहे हैं। कोई मेरे लिए नहीं आया है, वो उनकी यात्रा है, ये मेरी यात्रा है। एक और कारण सुन लीजिए, यदि उसने गलत किया है तो मैं कोई जज नहीं, उसका कार्मिक अकाउंट वो जाने, उसके कर्मा, उसकी यात्रा। इफ ही हैज डन रॉन्ग, he will suffer for sure. If he has done good, he will be benefited for sure. सब ऊपर वाला देखेगा। I am not supposed to do that. I leave you to your karma. प्रार्थना के बाद रोज जिस भी व्यक्ति को आप माफ नहीं कर पा रहे हैं उसका ध्यान लाइए और बोलिए कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म पे छोड़ता हूं, भगवान सबका कल्याण करे, मैंने तुम्हें सच्चे मन से माफ किया, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है। I choose not to give any more energy to you. अब मैं तुम्हें और ऊर्जा नहीं देना चाहता, देनी चाहती। मैं तुम्हें अपने दिमाग से स्वतंत्र करती हूं। I set you free. I release you. I release your memories, your existence. With all loving kindness, I release you. May God bless you. रिलीज कीजिए, आपकी एनर्जी ब्लॉक खत्म होगी। ठीक, जैसे जीसस ने माफ कर दिया था कि इनको नहीं पता, इसीलिए तो जीसस जा पाए, जीसस जीसस हो पाए। ठीक, 21वीं क्वालिटी, मृदुता, मृदुता, मार्दवम जिसको कहते हैं, मार्दवम, जेंटलनेस, भद्रता, कोमलता, बातचीत की, व्यवहार की, कोमल व्यवहार होना चाहिए। ठीक, जब भी हम किसी से बात करें तो हमें शार्प एजेस नहीं होने चाहिए हमारी भाषा में जो चुभे दूसरों। भाषा या व्यवहार बड़ा कोमल रखिए, कीप इट वेरी सॉफ्ट। ठीक, आप ये जरूर नोटिस कीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से बात करता है, खासतौर पे किससे, उससे जो रिटेलिएट नहीं कर सकता, जो आपसे पद में छोटा है, जो आपसे अधिकारों में छोटा है, जरा नोटिस कीजिए लोग उन लोगों से कैसे बात करते हैं जो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब आप उनकी एक्चुअल मार्दवम पता पड़ेगा। लोग अपने घर में मेड से, अपने ड्राइवर से, उन लोगों से कैसे बात करते हैं जो रिटेलिएट नहीं कर सकते, जो जूनियर हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं है, जो गरीब हैं, जो आपसे कमजोर हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार ये बताएगा कि आप में मार्दवम कितना है। अपने बराबर और अपने से सशक्त लोगों से तो सभी मार्दवम से ही बात करते हैं। ठीक, कोमलता व्यवहार की, रिमूविंग ऑल द शार्प एजेस फ्रॉम द कन्वर्सेशन। हर बातचीत के बाद खुद से पूछिए कि कहीं मेरे सेंटेंस में कोई शार्प एज तो नहीं थी जो किसी को चुभ गई। लेट मी टेल यू, 70% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। उनकी भाषा में कहीं ना कहीं एक शार्प एज होता है और वो ब्लीड कर देता है। कुछ ही लोग होते हैं जो हर समय उनकी भाषा में मार्दवम रख पाते हैं। ये कैसे आप डेवलप करेंगे? हर बार सोचिए, बात रखने, फोन पे बात हुई, फोन रखने के बाद सोचिए कहीं कोई शार्प एज तो नहीं थी मेरे कॉन्वर्सेशन जिसने किसी को ब्लीड किया हो। आपको समझ में आएगा, अच्छा इसको मैं और फिनिश कर सकता था, और घिस के ये शब्द रख देता तो और बेहतर हो जाता। किसी को आपको कुछ सजा भी देनी है, किसी को आपको उसकी गलती भी बतानी है, तो भी देयर इज अ मेथड कॉल्ड फीडबैक सैंडविच। सैंडविच में दीजिए 212 इसका फॉर्मूला है, 212। उसके बारे में 2 अच्छी बातें बताइए, एक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बताइए, फिर 2 अच्छी बातें बताइए। इससे उसे बुरा कम लगेगा, ब्लीड नहीं करेगा। करके देखिए, इसको व्यवहार में डालिए। किसी को भी अगर आपको क्रिटिसाइज भी करना है तो पहले उसमें 2-4 अच्छी बातें ढूंढ लीजिए। 2 अच्छी बातें पहले बताइए, फिर वो क्रिटिसिज्म बताइए कि इसमें आपको इंप्रूव करना है, और फिर 2 अच्छी बातें बताइए। इस तरह से अगर आप उन्हें बताएंगे, उस व्यक्ति को ब्लीड भी नहीं करेगा वो, और आप मार्दवम के साथ मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। जब भी किसी को फीडबैक दे रहे हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहला, स्पेसिफिक बिहेवियर पे फीडबैक दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति, आपने देखा कि आपका एक बंदा है ऑफिस में लेट आ रहा है, या लेट सो के उठ रहा है,
तो आज वो लेट उठा, कल लेट उठा, परसों लेट उठा, ठीक है। तो कई लोग क्या कहते हैं, यार तुम बहुत आलसी हो यार, वो बंदा 3 दिन लेट उठा है, और आप शब्द क्या यूज कर रहे हैं, आलसी। ठीक, बोला कैसे जाना चाहिए, सुनिए। बोला ऐसे जाना चाहिए, मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे को तुम 6 बजे की जगह 7:30 बजे उठे। यह है स्पेसिफिक बिहेवियर। ठीक। दूसरा, इम्पर्सनल होना चाहिए हमेशा। जब भी आप फीडबैक दें, लेबल मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी को आलसी डिक्लेयर कर देते हो, आलसी है ये लेबल आप उसके व्यक्तित्व पे चिपका रहे हो। उसका एक्ट उसका व्यक्तित्व नहीं है। एक्ट इज डिफरेंट, व्यक्तित्व इज डिफरेंट। क्योंकि जिसको आप उठने में आलसी कह रहे हो सकता है वो किसी और चीज में बहुत एजाइल हो, पर वो उस काम में आलसी है। वो आपको ऐसा लग रहा है और आपने उसे आलसी टर्म कर दिया। तो आलसी नहीं बोलना है उसको। पर्सनल लेबलिंग स्टॉप कर दीजिए, इट ब्लीड्स। इससे लोगों को दर्द होता है। और जो अगर आप सोचते हैं कि इससे इंप्रूवमेंट होने वाला है, ये कभी नहीं होगा, लिख के ले लीजिए। जितने लोगों को आप कहते हैं कि ये मोटा हो रहा है, उसको ब्लीड करता है ये सुन के, भले वो मुस्कुरा दे सुन के, वो ब्लीड करता है। डोंट मेक पीपल ब्लीड विथ योर वर्ड्स, डोंट लेबल देम। थर्ड, गोल ओरिएंटेड बात कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट। गोल ओरिएंटेड का मतलब, तुम 6 बजे की जगह 9 बजे उठे, इससे ये 2 परेशानी हो रही है, स्पेसिफिक बात कीजिए। चौथा, वेल टाइम्ड। दिन भर उसकी ढपली नहीं पीटनी है। स्पेसिफिक बच्चों को टोकना शुरू कर देते हैं, वो खाना खा रहा है यार, खाने दो उसको चैन से। डोंट, ये समय नहीं है फीडबैक्स देने का। ठीक, आप ड्राइव पे निकले हो, प्लेजर ड्राइव पे, वो समय भी नहीं है। वेल टाइम्ड। हर कभी अगर आप टोकेंगे, पीपल विल ब्लीड। नेक्स्ट इज कंट्रोलेबल। उसे वो राय दीजिए जो उसके नियंत्रण में है। जो उसके नियंत्रण में नहीं है, अगर आप वो तरीका बताएंगे तो वो नहीं करेगा। ठीक, इस तरह से आप कोशिश कीजिए मार्दवम को अचीव करने की लाइफ में। ठीक। नेक्स्ट इज अपैशनम। अपैशनम, पॉइंट नंबर 22। पर निंदा ना करना, सवाल ही नहीं उठता। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। अपैशनम, नो क्रूकेडनेस, निंदा करना ही नहीं। जल्दी से उंगली खड़ी करके हमें इसका उत्तर दीजिए। एक राजा के दरबार में एक हलवाई ने खीर बनाई। खीर में शक्कर डालने के लिए हलवाई मुड़ा, तो ऊपर से एक चील एक सांप को लेके जा रही थी। सांप छटपटा रहा था निकलने के लिए, जान बचाने के लिए, तो चील के हाथ से छूट गया। सांप सीधे उस कढ़ाई में गिर गया जिसमें खीर बन रही थी। ये इतनी जल्दी हुआ कि वो हलवाई देख नहीं पाया। सांप उसी में उबल गया, सांप का जहर खीर में मिल गया, खीर जहरीली हो गई। जो ब्राह्मणों ने खीर खाई उनमें से कई की तबीयत खराब हो गई और एक की मृत्यु हो गई। अब पाप तो हो गया। अब चित्रगुप्त महाराज आपसे पूछ रहे हैं, जो ये क्लास सुन रहे हैं, कि ये जो पाप हुआ है उस व्यक्ति की मृत्यु का, ये किसके अकाउंट में चढ़ेगा? राजा के अकाउंट में क्योंकि आयोजन उसका था, हलवाई के अकाउंट में क्योंकि खीर उसकी थी, सांप के अकाउंट में क्योंकि जहर उसका था, चील के अकाउंट में क्योंकि छूटा उसके हाथ से। किसके अकाउंट में इस पाप को चढ़ा दें? एक उंगली खड़ी कीजिए राजा के लिए, 2 उंगली खड़ी कीजिए हलवाई के लिए, 3 उंगली चील के लिए, और 4 उंगली खड़ी कीजिए 3 उंगली सांप के लिए और 4 उंगली खड़ी कीजिए चील के लिए। और हाथ जोड़ लीजिए अगर उत्तर नहीं देना चाहते तो सो हुआ ये कि लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, लोगों ने अलग अलग उंगली खड़ी कर दी। ठीक, चित्रगुप्त महाराज और कंफ्यूज हो गए कि ये पाप किसके अकाउंट में चढ़ा दूं। हाँ, मधुलिका ने कहा सबके अकाउंट में बांट दीजिए बराबर से। ठीक है, पर वो पूरा ही चढ़ना था।
तो चित्रगुप्त महाराज ने जीरो की एंट्री कर दी पुलिस में। जब तक अपराधी ना मिले तो उसको बोलते जीरो की कायमी कर दी, एफआईआर जीरो पे फाड़ दी जाती, फिर नाम मिलेगा तो चढ़ा देंगे, तो जीरो की एंट्री हो गई। अगले साल फिर से आयोजन हुआ, फिर से खीर बनी, फिर से ब्राह्मण आए, सब कुछ हो रहा था, फिर से खीर परोसने वाली थी। तो वहां एक महिला थी जो झाड़ू लगाती थी महल में। तो जब सारे ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो महिला ने झाड़ू लगाते लगाते मुस्कुरा के सबको कहा, तुम लोग फिर आ गए मरने के लिए यहाँ। यहाँ तो ऐसे ही होता है, ये बुलाते हैं, खिलाते हैं, बीमार करवा के मार डालते हैं, और ऐसे मुस्कुराती हुई चली गई झाड़ू लगाते लगाते। जैसे ही वही गई, चित्रगुप्त महाराज ने सारा पाप इस महिला के अकाउंट में डाल दिया। क्योंकि जरा नोटिस कीजिए, इस दुर्घटना से रस किसी को नहीं आया था। न चील को रस मिला, न सांप को, न राजा को, न हलवाई को। रस किसको आया इस पूरी दुर्घटना में? इस महिला को। तो जिसको रस आता है पाप उसी का होता है, याद रख लीजिए। अगर आप किसी की आलोचना में आपको बड़ा रस आ रहा है तो बिल्कुल ऊपर एंट्री चालू हो गई, अकाउंट क्रेडिटेड, खट 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 चालू होना चालू हो गया है। कोई किसी की परनिंदा कर रहा है और आपकी आंखें चौड़ी हो गई और आप थोड़ा आगे लीन करके सुनने लगे, अच्छा ऐसा हुआ, हो, तो आप समझ लीजिए कि वो जो जिस भी पाप पे चर्चा हो रही है उसकी एंट्री चालू हो गई है आपके अकाउंट में। ठीक, तो 3 लेवल के लोग होते हैं। पहले तो 4 लेवल इनफैक्ट, कुछ लोग तो बड़ा रस लेने की निंदा करते हैं, ठीक है। दूसरे लोग टाइप 3 जो रस ले लेके निंदा खुद करते हैं। टाइप 2 उनसे बेहतर होते हैं, वो निंदा करते नहीं है पर बड़े चाव से सुनते हैं, उन्हें बड़ा रस आता है निंदा सुनने में। ठीक, टाइप 1 ना करते हैं ना सुनते हैं, अवॉइड कर दीजिए, डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। हम सब इस धरती पे हैं ही इसलिए कि हमने कुछ कहा, ठीक, नहीं तो हम इस धरती पे आते ही नहीं अगर हम इतने परफेक्ट होते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो तन देखो आपनो, मुंह से बुरा न कोई। तो क्रिटिसिज्म और फीडबैक में एक अंतर है। क्रिटिसिज्म में रस आता है, फीडबैक में रस नहीं आता, आप सलाह देते हैं। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन, हमने अभी तक क्या बातें की। हमने ये बात की कि पहली क्वालिटी हमें होनी चाहिए आत्म संयम, 5 इंद्रियों का संयम। आपका बोलना, कहना, सुनना आपको लक्ष्य की तरफ लेके जाए, उसी आप माहौल में रहें जो आपको लक्ष्य की तरफ लेके जाए। दिस इज कॉल्ड दमह, आत्म संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज धृति, ग्रिट। जैसे 301 जीनियस की स्टडी ने बताया कि जीनियस में 2 क्वालिटी खास होती हैं, वो नोवेल्टी के चक्कर में अपनी चीजों को छोड़ते नहीं हैं और फेलियर से घबरा के, परेशानियों से घबरा के भी नहीं छोड़ते। तो क्या फॉर्मूला है धृति का? धृति का फॉर्मूला है टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू स्किल्स, स्किल्स मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू अचीवमेंट्स। लॉन्ग इनफ, लंबे समय तक करिए, जो भी कर रहे हैं लंबे समय तक करिए, कम से कम 10,000 घंटे की। और 10,000 घंटे आप कैसे करेंगे? 10,000 घंटे करने का भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका यह है कि आपको 4 चीजों को करना है। पहला, इंटेंशनल प्रैक्टिस करनी है, 100% फोकस करना है, फीडबैक लेते रहना है और रिफाइन करते जाना है खुद को लगातार। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे और उसी को प्रैक्टिस कहेंगे, डेलिबरेट प्रैक्टिस। 13वां है अक्रोध, किसी के प्रति क्रोध नहीं, क्योंकि क्रोध दूसरों की गलती की सजा खुद को देना होती है, और ऐसा व्यक्ति जो दुनिया भर की गलती की सजा खुद को देगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। क्रोध हमारे अंदर होता है, बाहर ट्रिगर मात्र होता है। कोई परिस्थिति क्रोध का कारण नहीं होती, हम बस क्रोध करके परिस्थिति को एट्रीब्यूट कर देते हैं। न्यूरल पाथवेज नए बनाइए, अगली बार सेम स्थिति में कुछ और चुनिए, आपका बिहेवियर बदलना चालू होगा। ट्रिगर्स आर टीचर्स एंड बिहेवियर इज द मार्कशीट। ठीक, और क्रोध का प्रदर्शन करना है तो जरूर कर दीजिए, पर क्रोध कीजिए मत। और 4 लेवल में, पहले आप क्रोध के बाद भी समझ में नहीं आता कि क्रोध गलत था, आप क्रोध के बाद समझिए, धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए, क्रोध करते समय रियलाइज कीजिए और फिर धीरे धीरे क्रोध के पहले ही हट जाइए। अहिंसा का मतलब है मन, वाणी, कर्म से किसी को कष्ट ना देना, मन, वाणी और शरीर से। और आदि शंकराचार्य ने कहा कि सर्जन सर्जरी करता है वो हिंसा नहीं है, अहिंसा है, क्योंकि अलाइंड विद धर्मा। 3 क्वेश्चन, धर्म से अलाइंड हो, मैं सही पात्र हूं वो देने करने के लिए, और तीसरा कि उसमें मैं क्रोध में आके वो काम नहीं कर रहा, तो जरूर आप सामाजिक सर्जरी कर सकते हैं, करिए, समाज के लिए लड़ना ही चाहिए, वो भी अहिंसा ही है। अचापलन,
आपके मन की अस्थिरता तन पे भी रिफ्लेक्ट होती है, तो व्यर्थ चेष्टाओं को खत्म कीजिए। मन शांत करने के लिए 4 प्रकार के विचारों में पॉजिटिव और यूजफुल रखिए, नेगेटिव और यूजलेस खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म करेंगे? 4 क्वेश्चन पूछिए। क्या ये रिवोकेबल है? क्या मुझे खुशी मिल रही है? क्या मेरा विकास हो रहा है? और क्या ये तार्किक है? जब आप में दम, धृति, अक्रोध, अहिंसा, चापलम और संसत्व शुद्धि आ जाएगी, संतत्व शुद्धि का, सत्व शुद्धि का मतलब 6 रिपु शांत होने लगेंगे, तब मन में शांति स्थापित हो जाएगी। और जब ये हो जाएगी तो अपने आप हमारा मन शांत रहने लगेगा। 18वां इस दया, करुणा। जैसे दया सिंह, दया से धर्म होता है, धर्म से हिम्मत आती है, हिम्मत से धैर्य आता है, और धैर्य से साहिब या दोस्ती होती है। अगला इस द्वेषहीनता, क्रोध, ईर्ष्या। जब किसी और के पास वो होता है जो मेरे पास नहीं है, तो मैं इस बात को भूल जाता हूं। याद रखिए कि सबके पास वो चीजें हैं जो उनके लाइफ प्लान के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसीलिए अपने आप स्वतः आप दूसरों को क्षमा कर पाएंगे, जो अगला पॉइंट है, क्योंकि आई डिजर्व पीस, यू डोंट डिजर्व दैट मच टाइम। सबसे कॉस्टलीस्ट जगह मेरा दिमाग है। एंड क्रोध और प्रेम में बराबर ऊर्जा लगती है, उसे फर्क पड़ता नहीं, उसे तो पता भी नहीं है। देन दे आर ऑल आर प्लेइंग देयर रोल, सब अपने अपने कर्मा के अनुसार जीवन जिएंगे। एंड आई चूज नॉट टू गिव मोर एनर्जीज टू यू। देन मार्दवम, मार्दवम इज जेंटलनेस, भद्रता, कोमल कोमल होना। और उसके लिए 4-2-1-2 मेथड अपनाइए। स्पेसिफिक बिहेवियर को फीडबैक दीजिए, इम्पर्सनल फीडबैक दीजिए, गोल ओरिएंटेड, वेल टाइम, कंट्रोलेबल फीडबैक दीजिए। इससे चीजें और बेहतर हो पाएंगी। और अंतिम इज अपैशनम, किसी की भी की निंदा ना करना। पर निंदा, आप जिसकी निंदा कर रहे हैं उसका पाप आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।